नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ध्वनि हम तक कैसे पहुंचती है और हम कैसे उनको सुन पाते हैं उसके बारे में जानेंगे, है ना। जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने जाना था कि ध्वनि के जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना। बिना माध्यम के ध्वनि को जो है हम किसी भी हाल में जो है नहीं सुन सकते, है ना। इसी कारण से मैं आपको बताया था कि जब चंद्रमा में जाते हैं तो वहाँ पर जो है हवा नहीं है, मतलब माध्यम नहीं है, इस कारण से ध्वनि जो है हमको सुनाई नहीं देती है। ठीक है ना, समझ गए। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि कैसे हम जो है ध्वनि को सुन पाते हैं। तो देखिए हमारा जो है हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं, तो कान के माध्यम से सुन पाते हैं, है ना। हमारी जो कान जो होती है, यहाँ पर देखिए कान का जो है चित्र जो है यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे कान के माध्यम से ध्वनि जो है पहुँचती है। तो हमारा कान जो होता है उसी को हम कर्ण बोलते हैं। ये 3 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है बाह्य कर्ण, क्या होता है? बाह्य कर्ण, दूसरा होता है मध्य कर्ण और तीसरा क्या होता है? अंतःकर्ण। ठीक है। तो जब भी क्या होती है ध्वनि, जब किसी माध्यम से होकर संचरित होती है और जैसे ही जो है सबसे पहले हमारे बाह्य कर्ण में क्या होती है, हमारे बाह्य कर्ण में जो है पहुंचती है, और जैसे ही बाह्य कर्ण से टकराती है तो जो ध्वनि जो होती है, तो ध्वनि जो है एक कंपन ही है ना। तो ध्वनि जैसे यहाँ पहुँचती है तो बाह्य कर्ण से होते हुए जो है कंपन जो है यहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक? मध्य कर्ण तक। और जैसे ही मध्य कर्ण की वहाँ पर होती है कर्णपट होती है, क्या होती है? कर्णपट। और जैसे ही कर्णपट से टकराती है तो फिर टकराने के पश्चात क्या होता है, जो कंपन जो होता है वो जो है अंतःकर्ण में पहुँचता है, और अंतःकर्ण में ही जो है श्रवण तंत्रिका होती है, क्या होती है? श्रवण तंत्रिका होती है, जिसके माध्यम से जो ध्वनि का जो संकेत जो रहता है हमारे मस्तिष्क तक क्या होता है? पहुंचता है। और जैसे ही मस्तिष्क तक पहुंचता है संकेत, तब हम क्या कर पाते हैं, जो ध्वनि जो होती है उसको हम सुन पाते हैं, है ना। तो इसी कारण से यदि जो है ये जो कर्णपट जो रहता है यही क्या करता है, जो कंपन जो आती है ना, ध्वनि की जो कंपन जो आती है उसको जो है कर्णपट से टकराने के पश्चात ही जो है वही कंपन जो है क्या होता है, मध्य कर्ण से होते हुए अंतःकर्ण में पहुंचता है और स्वर तंत्रिका के माध्यम से, ठीक है, श्रवण जो तंत्रिका होती है उनके माध्यम से संकेत को जो है कहाँ तक पहुँचाते हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। अगर ये कर्णपट क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो आदमी क्या हो सकता है? बहरा हो सकता है। इसलिए जो है कान क्या है कि कान जो है बहुत ही संवेदनशील अंग है ना। तो इसकी सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि हम कैसे ध्वनि को सुन पाते हैं। ओके, अब हम जानेंगे आगे श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती है। ठीक है, तो देखिए श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ दोनों को समझ लीजिए। श्रव्य ध्वनि वो है जो हमको क्या होती है, सुनाई देती है या फिर हम जिसको सुन पाते हैं, और अश्रव्य ध्वनियाँ वो होती है जिनको हम नहीं सुन पाते। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हम कितने कंपन प्रति सेकेंड तक की ध्वनियों को हम सुन पाते हैं। तो हम जो है 20 हर्ट्ज से 20 कंपन प्रति सेकंड से, है ना, 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड, कितना? 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड की जो ध्वनि जो होती है, मतलब 1 सेकंड में अगर कोई ध्वनि जो है 20 कंपन कर रही है, कितनी कंपन कर रही है? 20 कंपन कर रही है, या फिर 20 कंपन से लेकर के जो है 1 सेकंड में 20,000 कंपन तक जब कंपन करती रहती है जो ध्वनियाँ जो होती है, उसी को हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। और इससे अधिक की ध्वनियों को या फिर इससे कम की ध्वनियों को हम नहीं सुन पाते। ठीक है, तो 20 कंपन प्रति सेकंड से जो कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको हम नहीं सुन सकते, उसको हम बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं? अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, है ना, अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ओके, और जो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की कंपन की जो ध्वनियाँ जो होती है, 20,000 हर्ट्ज से जो है मतलब जो है 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से अधिक की आवृत्ति की जो ध्वनियाँ जो होती है उसको हम बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। ओके, पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, है ना। ओके, समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है अपश्रव्य ध्वनि, क्या होता है पराश्रव्य ध्वनि, है ना। अब इसके बाद हम जानेंगे
पराश्रव्य ध्वनि का क्या क्या उपयोग है। तो देखिए पराश्रव्य ध्वनि जो होता है वो जो है बहुत ही उपयोगी होता है ना, और उसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं। जैसे पहला देखिए यहाँ पर धातुओं के भीतर की बारीक दरारों का पता लगाने के लिए। तो जो धातुएं जो होती है उसके भीतर जो बारीक दरार जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गैस सिलेंडर देखे होंगे, तो गैस सिलेंडर में अगर कहीं पर भी क्या होता है लीकेज होता है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है खतरा हो सकता है, क्योंकि गैस से क्या हो सकती है, आग लग सकती है ना। इसी कारण से क्या होता है, इस पराश्रव्य ध्वनि से जो है पहले से ही पता लगा लिया जाता है कि कहीं पर जो है दरार थोड़ी है ना, और फिर उसके बाद ही उसमें गैस जो है भरी जाती है। ओके, उसके बाद जो है दूसरा देखिए बैक्टीरिया को नष्ट करने में, तो जो बैक्टीरिया जो होती है उसको नष्ट करने में जो है पराश्रव्य ध्वनि का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं जैसे कि घड़ी के पुर्जे हैं, ठीक है, घड़ी के पुर्जे हैं, तो उनको साफ करने के लिए भी जो है किनका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने के लिए, है ना, यदि मस्तिष्क में क्या है ट्यूमर है तो उसके स्थान का पता लगाने के लिए भी जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गठिया के दर्द को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो है मोतियाबिंद के इलाज में जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है। मोतियाबिंद जो आँख में होती है ना, ठीक है, एक बीमारी है जो आँख में होती है, तो मोतियाबिंद के इलाज में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो है गुर्दे की पथरी को समाप्त करने के लिए, जो पथरी जो बीमारी होती है किडनी में, तो उसको समाप्त करने के लिए भी किसका उपयोग होता है, जो पराश्रव्य ध्वनि है उसका उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम जानेंगे ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि। क्या जानेंगे हम, ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होता है। तो जब भी क्या होती है, आप लोग देखे होंगे किसी पहाड़ के पास या फिर किसी दीवार के पास आप जो है दूर से चिल्लाते हैं या फिर किसी कुएं में, तो क्या होता है कुछ समय पश्चात वही ध्वनि आपको क्या होती है, सुनाई देती है। मान के चलिए आप जो है यहाँ पर हैं, है ना, ये आप हैं, अब यहाँ पर जो है ये जो है कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर पहाड़ है, अब ये दूर से चिल्ला रहा है, तो क्या होती है इसकी ध्वनि पहले जाती है, इस प्रकार से जाती है और जा करके फिर से टकरा कर फिर वापस आती है, और इनको फिर से वही ध्वनि क्या होती है कुछ समय पश्चात जो है सुनाई देती है, थोड़ी जस्ट कम, बहुत ही कम समय में। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, किसी सतह से टकरा कर ध्वनि का जो है ना, ध्वनि का किसी सतह से टकराकर फिर से वापस जो है सुनाई देना ही क्या कहलाता है, ये जो है परावर्तन कहलाता है। और जो परावर्तित जो ध्वनि होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। ठीक है, ये जो घटना हो रही है ना, यहाँ से ध्वनि इस प्रकार जा रही है, फिर टकरा करके फिर वापस आ रही है, इस घटना को हम बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। और जो ध्वनि हमको इस प्रकार सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तो हमको जो है, यदि हमको क्या करना है, यदि हमको परावर्तित ध्वनि को सुनना है ना, तो परावर्तित ध्वनि और जो मूल ध्वनि जो रहती है उसको सुनना है, तो हमको परावर्तक सतह से 17 मीटर की दूरी पर क्या करना होगा, रहना होगा। मतलब जो है ये जो है मान के चलिए कोई सतह है और आप जो है यहाँ पर हैं, तो आपके और इस परावर्तक सतह के बीच में जो है 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। कितना, 17 मीटर का दूरी होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपको जो है जो परावर्तित जो ध्वनि है और मूल ध्वनि दोनों अलग अलग क्या होंगी, सुनाई देंगी। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद जो है, अब जो परावर्तित ध्वनि रहती है उसका क्या उपयोग है, इसका हम और क्या उपयोग करते हैं। देखिए, जो समुद्र जो रहती है ना, उनकी गहराई मापने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, मान के चलिए यहाँ से जो है ये समुद्र है, ये समुद्र की गहराई है, इसमें पानी भरा हुआ है इस प्रकार से, तो परावर्तित ध्वनि को जो है अंदर भेजा जाता है नीचे ऐसा, और टकरा करके जैसे ही जो उसका तल रहता है वहाँ से टकरा करके फिर से जब ये वापस होती है इस प्रकार से परावर्तित होती है, तो इसका समय जो है नोट कर लिया जाता है, कितने समय में तल तक पहुँचती है, फिर कितने समय में आती है, और इसके आधार पर जो समुद्र जो रहती है उसकी गहराई को क्या कर लिया जाता है, माप लिया जाता है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो है हम देखेंगे ध्वनि की चाल क्या होती है। आप लोग देखे होंगे जब भी जो है शादी होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है या दीपावली का समय रहता है, तो जब पटाखे जो है क्या होते हैं, जब फूटते हैं तो इस प्रकार से ऊपर जाने के बाद ये जो है इस प्रकार से फूटता है ना, तो वो जो है फैलता है इस प्रकार से, आप देखे होंगे इस प्रकार से। तो हम जब दूर से देखते हैं तो क्या होती है, हमको प्रकाश पहले जो है चमकते हुए चमकदार दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि थोड़ी देर बाद सुनाई देती है ना, ये आप देखे होंगे।
तो पहले जो है जो फटाका जो रहता है पहले हमको फूटा हुआ पहले दिखाई देता है, उसकी जो रोशनी जो रहती है पहले दिखाई देती है, और ध्वनि जो है थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। तो इसका क्या कारण है, एक साथ क्यों सुनाई नहीं देती? तो जो जो फटाके जो रहती है ना, फटाके जो फोड़ते हैं तो वो जो उसमें जो प्रकाश जो रहता है, तो प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, और ध्वनि की चाल उसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसी कारण से क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होने के कारण से जो है प्रकाश हमें पहले दिखाई देती है, और फिर ध्वनि जो है थोड़ी देर बाद हमको क्या होती है, सुनाई देती है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, वायु का जो है, वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब पर सेकेंड जो है जो आपका ध्वनि जो है 332 मीटर क्या कर सकता है, हवा में जो है 332 मीटर उसका जो है क्या रहता है, चाल रहता है, मतलब पर सेकेंड 332 मीटर वो गमन कर सकती है। समझ गए? उसके बाद हम आगे समझते हैं ध्वनि के गुण। ध्वनि के कौन कौन से गुण होते हैं? तो देखिए ध्वनि के गुण में पहला है तीव्र और मंद ध्वनि। तो ध्वनि की तीव्रता जो रहती है कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अच्छा, यहाँ पर समझ लीजिए तीव्र ध्वनि तथा मंद ध्वनि क्या है। तीव्र ध्वनि मतलब जो हमको तेज ध्वनि सुनाई देती है, मंद मतलब जो धीरे से सुनाई देती है, ठीक है ना। तो ये जो कोई भी ध्वनि हमको ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है, तीव्र या फिर मंद सुनाई देती है, उसके पीछे क्या कारण है? तो ये जो होता है, जो ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यदि कंपन के आयाम क्या होते हैं, अधिक हैं, तो ध्वनि जो हमको क्या होगी, तीव्र सुनाई देगी, और यदि कम है तो क्या होगी, ध्वनि हमको मंद सुनाई देगी। ओके, समझ गए होंगे यहाँ तक। उसके बाद जो है मोटी तथा पतली ध्वनि। हमको कोई भी ध्वनि जो है मोटी कब सुनाई देगी, पतली कब सुनाई देगी, आप लोग देखे होंगे, है ना, कि जो लड़कियां जो होती हैं उनकी जो आवाज़ जो होती है एकदम पतली होती है, लड़कों का आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है। इसका क्या कारण है? तो ये उसी चीज़ को इसमें हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। यदि कहीं किसी भी जगह स्रोत से जो है क्या हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और उसकी आवृत्ति, क्या चीज़, आवृत्ति, मतलब जो है आवृत्ति जो है क्या होती है, मतलब आवृत्ति मतलब कंपन। यदि कंपन अधिक है, मतलब उसी को तो आवृत्ति बोलते हैं ना। यदि आवृत्ति किसी भी कहीं पर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसकी आवृत्ति अधिक है, तो जितना ज़्यादा जो है क्या होगा, आवृत्ति अधिक होगी, उतनी ही वो जो है आवाज़ जो है क्या होगी, आवाज़ या ध्वनि जो है क्या होगी, पतली होगी। और यदि आवृत्ति कम है तो क्या होगा, यदि आवृत्ति कम है तो ध्वनि जो है क्या होगी, मोटी होगी। इसी कारण से आप देखना, जो लड़कियां जो होती हैं उनकी आवाज़ जो है क्या होती है, पतली होती है, और जो लड़के जो होते हैं उनके जो आवाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, लड़कों का आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है। समझ गए? मोटी तथा पतली ध्वनि समझ गए। उसके बाद सुस्वर ध्वनि, है ना। सुस्वर ध्वनि हम शोर, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर शोर को जो है गलत लिख दिया है, ये इस प्रकार से रहेगा शोर, है ना। तो सुस्वर ध्वनि और शोर में क्या अंतर है? देखिए, जब कोई भी ध्वनि हमको क्या लगती है, हमको जो है प्रिय लगती है, सुनने से अच्छा लगता है, तो उसको हम बोलते हैं सुस्वर ध्वनि। और जिस ध्वनि को सुनने से हमको क्या होता है, जो है अच्छा नहीं लगता, मतलब जो है बहुत ज़्यादा क्या रहता है, उसको सुनने में हमको थोड़ा सा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कोलाहल होते रहते, एकदम हल्ला होते रहता है, ऐसा टाइप का जो ध्वनि रहता है, वो हमको क्या, वो जो ध्वनि जो होती है वो जो है हमको अच्छी नहीं लगती है ना, कर्णप्रिय नहीं होती। तो ऐसे ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। जैसे कि जो है सुस्वर ध्वनि कौन कौन सी, जैसे बांसुरी की ध्वनि है, कोई गाना सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सभी जो है सुस्वर ध्वनि है, जो कर्णप्रिय होते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। और कुछ ध्वनि जैसे कि आपका जो देखना, जो कारखाने में जो है आवाज़ आते रहते हैं, वो सब ध्वनि जो होती है वो जो है हमको कैसे लगती है, अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो अनियमित कंपनों से उत्पन्न जो ध्वनि रहती है, ठीक है। तो ऐसे ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। जैसे बंदूक से चलने वाली की बंदूक जब चलती है तो उसकी आवाज़ जो सुनाई देती है वो क्या है, शोर है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो विभिन्न वाद्य यंत्र जो है, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है एक रहता है जिसमें तार लगा रहता है, जैसे कि आपका जो है वीणा, सितार है, वीणा है, वायलिन, इस प्रकार के जो है क्या होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, जिसमें तार के द्वारा क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। एक दूसरा जो होता है इस प्रकार से होता है, बांसुरी टाइप का, जिसको हम फूंक करके जो है बजाते हैं, जैसे बांसुरी है, शहनाई है ना। और एक तीसरी जो ध्वनि होती है जिनमें तनी हुई झिल्ली या फिर तनी हुई कोई भी चीज़ें जो लगी रहती है, जैसे आपका तबला है, ढोलक है, ठीक है। तो इनसे सभी से क्या होता है, अलग अलग जो है ध्वनियाँ जो है क्या होती है,
उत्पन्न होती है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है हम जानेंगे मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्य के द्वारा जो है कैसे मनुष्य में जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसके लिए देखिए, मनुष्य में ध्वनि का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार से यदि मनुष्य का यदि हम चेहरा देखें ना, इस प्रकार से रहता है, तो उनके गले के पास जस्ट क्या होता है, यहाँ पर गले के पास जो है क्या होता है, कंठ होता है। तो कंठ जो होता है, तो कंठ में जो है तने हुए 2 स्नायु होते हैं, वाक तंतु होते हैं। कहाँ पर? उनके जस्ट जो है, जो हमारा जो गला जो होता है ना, वहाँ पर आप देखेंगे वाक तंतु होता है। ठीक है, कंठ बोलते हैं। छू करके देखिएगा, जब आप बोलेंगे तो वहाँ पर कंपन होते रहता है। आपके गले के बीच में ये थोड़ा सा निकला हुआ थोड़ा सा भाग रहता है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो वाक तंतु होता है, और वहाँ पर जो है एक संकीर्ण झिर्री रहती है। क्या रहती है? एक संकीर्ण झिर्री रहती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, जब कुछ बोलते हैं तो फेफड़े से वायु जो है क्या होती है, झिर्री से होकर बलपूर्वक यहाँ से ऐसा निकलती है, और बलपूर्वक निकलने के कारण से क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर जो वाक तंतु जो रहता है ना, उसमें कंपन होने लगता है, और जिसके कारण से ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से ध्वनि जो है मनुष्यों में क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे समझते हैं जो जंतुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। तो जो जंतु जो होते हैं उसमें जो है, जैसे कुत्ता है, गाय, बकरी है, इन सभी में जो है, इनमें भी जो है वाक तंतुओं के द्वारा क्या होती है, ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। लेकिन सभी जो जंतु जो होते हैं उनमें वाक तंतु नहीं होते। अलग अलग जंतुओं में जो है अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया में जो है, चिड़ियों के जो श्वास नली जो होती है उनमें विशेष वाक के अंतर जो होते हैं, उससे जो है क्या होती है, उनमें ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। इस कारण से जो है, जो चिड़िया जो है चहकती रहती है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जैसे, और इसके अलावा जो मक्खियाँ हैं, तो मक्खियाँ जो है पंखों को जो है तेज़ी से कंपित करते हैं, जिससे क्या होती है, ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा जो मेढक जो होते हैं, मेढक है ना, तो मेढक में जो है वाक तंतु होते हैं, जिसकी सहायता से वो टर टर की आवाज़ करते हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मछली की बात करें, तो मछली जो है अपने गलफड़े के द्वारा जो है, गलफड़े से हवा निकाल कर क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। ओके, और इसी प्रकार से और देखें तो जैसे सांप है, तो सांप जो है उनमें जो है वाक तंतु नहीं पाए जाते, लेकिन वो जो अपने मुंह से हवा निकाल करके क्या करते हैं, फुफकार करके जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, किन किन जंतुओं में किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि की चाल क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान गए। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर जो है समाप्त होता है। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।